मैं पढ़ा देता हूँ, मैं करा देता हूँ, आप फिर भी देख लीजिए। चलें, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक्स कवर करे हैं? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, उनका बैकलॉग पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखा दिया था। हालांकि मैं सिर्फ मेन पॉइंट को ही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो में बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आप कहोगे तो मैं उसी लेवल का पढ़ा दूंगा, अदरवाइज आप वहाँ पे अगर वीडियो देखते हो तो मुझसे बेसिक सीख लीजिए, ठीक है? जैसा आप लोग मुझे कहेंगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट निकालना। क्या निकालना? इक्विवेलेंट वेट। हेडिंग डालिए, इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना? इक्विवेलेंट वेट। आज का बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, कोई पुराने टॉपिक से एज सच लेना देना नहीं है, ठीक है? अब बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, नोट करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना तो फॉर्मूला इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे आयरन है तो आयरन का एटॉमिक वेट है 56 अपॉन उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है, राइट? डन। चलिए, एक क्वेश्चन आया। द क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल is 9 and atomic weight 27. Then formula of metal chloride is, ठीक है? नोट करें और कोशिश करें सॉल्व करने की। फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज, तो इक्विवेलेंट वेट क्या दिया है 9। क्या दिया है? 9 और एटॉमिक वेट दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी मेटल का क्लोराइड है, कोई भी मेटल क्लोराइड है, व्हाटएवर द मॉलिक्यूल और कंपाउंड आर, कैसे बनते हैं जब तक हमको उनकी वैलेंसी ना पता हो। तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, आपसे वैलेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। देख रहे हैं, कभी कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि आप वैलेंसी फाइंड करो, और वैलेंसी फाइंड करके क्लोरीन की वैलेंसी तो बनी होगी ना। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है आफिया? क्लोरीन की तो 1 होती है ना। तो मेटल की तुमको पता नहीं है, और मेटल का बेटा इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है? 9। क्या दिया है? तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होती है ना। तो मेटल की वैलेंसी आपको नहीं पता है, आपको वैलेंसी मेटल की पता चल जाएगी तो आप कर लोगे। तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे रखा है, वो जानता था कि आफिया पेपर देने जाएगी, तो उसने दे दिया है। ठीक है, तो वैलेंसी यहाँ ले आओगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। तो वैलेंसी क्या है? मेटल की वैलेंसी क्या है? 3। द एलिमेंट इज MCl3 टाइप। कौन सा है? और आंसर क्या है? AlCl3। आया समझ में? पक्का सबको समझ आया? किसको नहीं आया? एक क्वेश्चन और दे दूं? कौन सा बच्चा है ये? पावनी। गुड, ठीक है, डन। आगे बढ़ जाओ। यस सर। लिख लिया था ना? यस सर। डन, जल्दी बोलिए। यस सर। एक क्वेश्चन दे आफिया, सिर्फ तुम लगाना, बाकी सब बेवकूफ है, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है?
The question is equivalent weight of bivalent metal is 30. Equivalent weight of bivalent metal is 30. Then molecular weight of its chloride will be. Then molecular weight of its chloride will be. ठीक है, बताएं. The right answer is 131. एटॉमिक वेट इज 60. जो तुम निकाल लिए वो एटॉमिक वेट निकाल लियो, और तुमको निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट. द आंसर इज 131. तो समझ में आया? इसको कहेंगे सिली मिस्टेक, एग्जाम में होगी. हमें इसीलिए उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है. करके दिखाएं. देखो एक मेटल की इक्विवेलेंट वेट दिया ना, बाईवैलेंट का मतलब क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है. क्या है? 2. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन 2, राइट. तो इसका एटॉमिक वेट क्या रहा होगा कि आंसर आया है 30. यही आया ना क्वेश्चन. देखो कह रहे इक्विवेलेंट वेट 30 आया है. तो 30 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 60 इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल. बट एग्जामिनर ने पूछा है आपको मेटल क्लोराइड. एक्चुअल में तो कुछ और ही बात है. ये सब तो सिर्फ तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है. एग्जामिनर ये सब बात ही नहीं कर रहा. दिया जरूर है लेकिन पूछ नहीं रहा है. आप पहले बनाओ मेटल क्लोराइड. क्या बनाओ? तो मेटल की वैलेंसी कितनी है? 2. और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. तो क्या बना? MCl2 टाइप. क्या? MCl2 टाइप. अब इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. क्या निकालना है? तो मेटल का मॉलिक्यूलर वेट अभी आपने निकाला कितना? 60. और क्लोरीन का कितना होगा? 35.5 एटॉमिक वेट. तो 2 क्लोरीन है. जब आप इसको सॉल्व करोगे 131 आंसर आएगा. तो आपको एक चीज समझ में आई कि उन्हीं बेसिक चीजों के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं नीट जेईई में. देखा? समझ आया? अब नहीं आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था ना. बेसिक्स ही थे बेसिक क्वेश्चन ही, लेकिन थोड़ा सा फिर से नहीं बताएंगे सर. आप फोन क्यों उठाने गए? आपको नहीं आता तो मैं बता देता. इनडिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त. ठीक है, नुकसान होना चाहिए, राइट. तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या खो रहे हो. चलें आगे बढ़े. आगे ये सब तो कर लोगे खुद से भी सॉल्व किया करो. मैं अगर कोई चीज़ बता दूँ और तुमने थोड़ा एक बार देख लिया तो खुद से सॉल्व किया करो. मतलब अपना रिफ्लेक्स एक्टिवेट करना है, सर का नहीं. हाँ ठीक है, आगे बढ़े. Now next is equivalent weight of iron. Equivalent weight of iron. तो लिखिए formula weight upon total charge. Formula weight upon total charge. किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, क्या किसी भी आयन का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो पहले हमें उसका फॉर्मूला वेट लिखना होगा और उसको डिवाइड करना होगा किससे? टोटल चार्ज से. डन. चलिए एक एग्जांपल है. कोई भी आयन में सबसे पहला आयन है अमोनियम आयन. कौन सा है? अमोनियम आयन. आफिया मुझे एक बात बताना बेटवा, क्या किसी जैसे सोडियम और सोडियम आयन, कहीं लिखा है सोडियम और कहीं लिखा है सोडियम आयन, क्या दोनों का एटॉमिक वेट सेम रहेगा? इसमें कौन किसका एटॉमिक वेट ज्यादा, किसका एटॉमिक वेट कम? महक, ऊपर वाले का ज्यादा होगा. ऊपर वाले का ज्यादा होगा. और सबको यही लगता है? नहीं. बताओ. प्लस का प्लस का ज्यादा होगा, Ni का कम. ये तो और गलत है. प्लस मतलब ऑलरेडी कुछ निकला हुआ है तो राइट. तो द राइट आंसर इज कि दोनों ही बात गलत है. दोनों का एटॉमिक वेट सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक वेट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता. तो ऐसे लिख लो
Cl और Cl माइनस सेम एटॉमिक वेट, लिख लो कहीं साइड में। जनरली बच्चे गलत कर जाते हैं, लेकिन हमें ये गलतियां करनी नहीं है। सिली मिस्टेक्स तो हमें एग्जाम में करनी ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पहले तक हम इतनी ही गलतियां करके बैठेंगे कि हम वहां अपनी गलतियों को पहचान लेंगे, ये मैं गलत कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नाइट्रोजन और 3-4 हाइड्रोजन है ना। मैं क्यों ये बात बताना चाहा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखा होगा 3 हाइड्रोजन और 1 H+, यही तो दिखेगा। ये देखो ना, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1 H+, यही तो है। तो अक्सर आप लोग क्या गलती हो कि यहाँ पर तो 14 लिख देते हो, यहाँ पर 3×1 लिख देते हो, क्योंकि 1H1 होता है। और जब आपको 1H+0 दिखता है, क्योंकि H+ है, तो एक्चुअल में आप 1H+ देख लेते हो, तो आपको लगता है कि एटॉमिक वेट 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी एटॉमिक वेट 1 ही है। तो 14 और 4 18, कितना एटॉमिक वेट है? 18। और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? एक ही पॉजिटिव चार्ज है, 18/1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? अमोनियम आयन का कितना आ गया? 18। नोट करें। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो कुछ करके बताओगे। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, equivalent weight of hydride ion, equivalent weight of chloride ion, equivalent weight of nitrate ion, equivalent weight of sulfate ion, निकाल लेंगे कि नहीं आप लोग? equivalent weight of phosphate ion, equivalent weight of calcium ion, equivalent weight of aluminium ion, कर लेंगे? रिमोट कहाँ है इसी का? ठीक है, चलो पढ़ो, आंसर बताइए। पहले वाले का 30, पहले वाले का 30। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन O2 माइनस है ना, तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 16। ठीक है, तो आंसर इज, ये कार्बोनेट है ना, ये हो गया 16 और 2 निगेटिव चार्ज है ना, बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 8। सर वो पहला वाला बता दें। वो तो तुम कर लिए ना, उसने बताया तो 60/2 30, ये 2 निगेटिव चार्ज है ना। तो वो देखो, कार्बन का हो गया 12 और 3 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 48, मतलब 3 × 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 60। ठीक है, ये हो गया 17/1, ये हो गया आपका, सॉरी 35.5 है ना, 35.5 ना, ये एटॉमिक वेट की बात हो रही है। और ये हो जाएगा आपका 62/1, आंसर इज 62। इसका 35.5, इसका 1। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 27/3, 9, 40/2, 95/3, 31.6, और ये हो गया 96/2, मतलब 48। नोट कर लीजिए, सबके सेम आंसर आ रहे हैं, जल्दी नोट करिए। अरे यार, इस बात की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इक्विवेलेंट ऑफ लाइक दिस। यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब चार्ज चाहे कैटायन का टोटल चार्ज ले लो, चाहे टोटल चार्ज एनायन का। तो कार्बोनेट आयन में 2 एनायन, 2 निगेटिव चार्ज, तो उसका नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन एनायन क्या हो गया? 2 माइनस, या आप कह सकते हो 2। वहाँ पे वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखना है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? दो 3 क्वेश्चन दे दूँ, आप घर पे करके लाओगे? 3 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ।
डन। चल आप निकालिए इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ठीक है। चलो पॉइंट नोट करें। जैसे देखो भैया कोई भी सॉल्ट है, जैसे तुम इसको पानी में डालते हो तो वो टूटता है किसमें, कैटायन और एनायन में, ठीक है। लाइक मेटल, कैटायन हैज टू बी मेटल बट नॉट H प्लस, ठीक है। एनायन हैज टू बी अदर एनायन बट नॉट हाइड्रोक्सिल आयन। इनको छोड़ करके किसी और की बात, सबकी बात कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इनको छोड़ करके आप किसी की भी बात कर लें। तो अब क्या हो गया, आपको किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मान लीजिए किसी भी सॉल्ट का, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन कैटायन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, मुझसे क्लिक हो गया और क्लास बंद हो गई। आज उसके बाद करेंगे ना, फिर देखिए का कुछ बाकी। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, अब ये सॉल्ट की बात हो रही थी, तब ये क्या क्या हो सकता है, लाइक मेटल कार्बोनेट हो सकता है, लाइक मेटल कार्बोनेट हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, कृष्णकांत, आदित्य, महक, अंशुल, जल्दी जल्दी आइए लाइव वाले जितने भी हैं। मुझसे क्लास मैम एक्चुअली पावनी, किसकी बात आप कर रहे थे? नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो आपको सिंपल मैंने सिखा दिया कि दोनों को इक्विवेलेंट वेट रख दीजिए, एनायन का रख दीजिए और मेटल का। ये मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कि ताकि आपको बहुत तेजी से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं जो मैं पुराना फॉर्मूला लिखवाया था कि मेटल सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सॉल्ट कैसे सिखाया था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन। ठीक है, ये तब के लिए गुड इवनिंग बेटा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मतलब यही होती है स्पीड बढ़ाने की बात, आपको कई सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन जो है आपका क्विकली सॉल्व हो जाए, राइट। तो मेटल कार्बोनेट के केस में आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना होगा और कार्बोनेट का क्या था 30। ऑक्साइड के केस में आपने यहाँ पर क्या निकाला था 8 निकाला था, याद है। और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो गया। इसी तरह मेटल का इक्विवेलेंट क्लोरीन का कितना था 35.5 आपने निकाला है सब क्लोराइड आयन का, राइट। इसे देखो एनायन का है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और नाइट्रेट में कितना आया था 62 आया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और इसमें आया था 48, और इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाला था और आंसर आया था 1। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है याद कर सकते हैं। यू हैव टू बी रिमेंबर इट ऑलवेज, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से आ जाए, मतलब आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। नोट करें, एक क्वेश्चन दे करके पूछू क्या, देखिए आप कर पाते हैं। एक क्वेश्चन आया कि इक्विवेलेंट वेट जो है मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आया 50, कितना आया 50। कह रहे हैं कि उसी के मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। क्वेश्चन आया है कि एक स्पेसिफिक मेटल है, उसके मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आया था 50, उसी मेटल के मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। 28।
चलो देखते हैं ऐसे कैसे कोई बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व हो सकता है, तो अंदाजा मत मारिए, आगे चलो। किसी को कुछ पूछना है? गुड इवनिंग बेटा। इकरा एब्सेंट है राइट? एक मेटल कार्बोनेट है, उसका इक्विवेलेंट वेट 50 है। उसी सेम मेटल का मेटल ऑक्साइड बनाया, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? हो गया डन? एग्जैक्टली बेटा, आज के लिए केवल 2 टॉपिक कंटिन्यूसली खत्म कर दे। एक छोटा सा टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट वेट, दूसरा नॉर्मेलिटी। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म करा दूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, राइट? तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट। क्वेश्चन इज मैम इकरा को इन्फॉर्म करा दें, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट is 50, then equivalent weight of its metal oxide will be, चलो तो equivalent weight of metal carbonate होगा is equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of carbonate ion, right? आपसे ये बताया कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई है? समथिंग 50, राइट? ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है? तो आप कार्बोनेट का निकाले थे ना, कितना आया था? 30। तो आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे कि नहीं? सर आ गया 28। हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 50 माइनस 30 इज 20। अब बात आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। फार्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। फार्मूला सिखाया था ना? तो क्या हो गया? 20 प्लस 8 इज 28। तो कौन सा बच्चा था 20 बता रहा था? कहाँ से बता रहे थे आप? सबका मार रहे थे। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है? सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयन। क्या हम लोग कुछ याद आया? इसी को बेसिसिटी कहते हैं। हाँ, तो आप और करके लिख सकते हो बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की क्या होती है? एसिडिटी, ठीक है? जैसे मान लीजिए इफ रिएक्शन इज गिवन, इफ रिएक्शन इज गिवन लाइक ठीक है? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? तो एक बात तो आपको बताया है कि इतना तो कोई भी फॉस्फोरिक एसिड है तो उसमें इतना तो होना ही पड़ेगा। तो इसकी कितनी बेसिसिटी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। तो आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है,
ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है, तब तो आपने बेसिसिटी निकाल ली रिएक्शन करा करके, ठीक है। वहाँ पर देखिए 2H2O बना है, तो इसका मतलब फॉस्फोरिक एसिड ने 2H+ आयन रिलीज किया होगा, ठीक है, तभी बना है, ठीक है। और उसी जगह पर कैल्शियम आकर के लगा है, रिएक्शन दिख रहा है ना। बेसिसिटी का मतलब क्या है, जितने H+ आयन रिलीज हुए दिखाऊं क्या रिएक्शन ये करके हुआ कैसे है, किसी को नहीं समझ आ रही ना। ये देखो, ये इसका रिएक्शन कराया था, इसका रिएक्शन कराया था कैल्शियम कितने H+ निकले, 2, तो कितने वाटर बने होंगे, तो बचा क्या, जो बचा है उसी को पीले रंग से बनाऊंगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पर डेवलप होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा ना, और यहाँ पर तो पॉजिटिव दिख रहा है। क्या बना, CaHPO, ठीक है। बना कि नहीं बना, बना, समझ आया, नोट कर लीजिए, लिखिए। If reaction is not given, this is H3BO3 और BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड, ठीक है, नोट कर लीजिए। इन तीनों को छोड़ करके आपको समझ आया, ठीक है। दिस इज H3PO2, दिस इज H3PO3, और आपको H3PO4 देखना था, क्या बनाया था मैंने आपको, P डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है, आपको ये सिखाया था ना। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, H3PO4, इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 3, इसकी थी 2 और इसकी थी 1, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ इक्विवेलेंट वेट दिखाए, जैसे HCl का, H2SO4 का, फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है, ये सारे इक्विवेलेंट वेट देख लीजिए। और मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कहीं लिख करके आ गया, अब है तो वो एसिड, लेकिन उसमें हाइड्रोजन तो आपको दिख नहीं रहा, तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो उसकी बेसिसिटी निकालने का तरीका क्या है, देखो उसका हाइड्रेशन कराया और क्या बना, H2SO3, पानी के अंदर डालते हैं क्या बन गया, H2SO3, तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को जब तुम पानी में डालते हो तो क्या बन जाएगा, H2CO3। अब इस स्पेसीज में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसकी हाइड्रेशन क्या, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। चलो हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या होगा,
अगेन बेस का मॉलिक्यूलर वेट और इसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ OH आयन नंबर ऑफ OH आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय H प्लस आयन। ठीक है, चलो कितने OH आयन है? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक OH आयन। कैसे ये करेंगे? NH4OH याद आया कुछ? आगे बढ़ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल है लाइक CA3Na2। जब हमने इसका रिएक्शन कराया 8 मोल्स ऑफ HCl के साथ, हमें क्या मिला? इज 3CaCl2 प्लस 2NH4Cl। The equivalent weight of CA3Na2 is, you know very well that molecular weight of CA3Na2 upon कितने H प्लस आयन को इसने न्यूट्रलाइज किया, मतलब इसके OH आयन को, मतलब फॉर्मूला बेसिक एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन न्यूट्रलाइज द OH आयन, यही ऐसा ही कुछ था ना, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर इसने कितने H प्लस आयन को इस्तेमाल किया? एसिड है ना, तो 8 H प्लस, तो यहाँ पर आएगा 8, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? चले हेडिंग डालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज OA और reducing agent like RA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैलेंसी फैक्टर एक शब्द है जिसको N से डिनोट करते हैं, जैसे ही मोल को भी N से डिनोट करते हैं। हो सकता है यहाँ पे हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी ले लें, कई बार बुक में लिखा होता है N और हम गलत कर जाते हैं कि यार ये मोल है कि वैलेंसी फैक्टर। तो आप लिखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। What is valency factor actually? साइड में लिखवा दे रहा हूँ, valency factor is total increase or decrease in oxidation state per mole. This is oxidation state. Oxidation state per mole, total increase or decrease in oxidation state per mole।
मेरी यहाँ तक बात समझ आ गई? नोट कर लीजिए, जिसको नहीं दिख रहा है वो सुन ले। इट इज टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। वैलेंसी फैक्टर, आगे बढ़ जाओ। वैलेंसी फैक्टर जरूरी है, जानते रहिए। अगर एसिड है, या फिर आप कह सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ H+ है। अगर कोई सॉल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ आइदर केटायन और आयन, यही होती है वैलेंसी फैक्टर। अभी तक जितना भी तुमने कुछ पढ़ा है, सब में जो नीचे वाली चीज थी, जैसे एसिड में H+ आयन देख रहे थे, यही होता है वैलेंसी फैक्टर। और आज तक आपने यही पढ़ा भी है। आज मैंने इतना ज़्यादा इसको सेग्रीगेट करके पढ़ाया है। आप लोग आज तक इक्विवेलेंट रेट में वैलेंसी फैक्टर ही पढ़ते थे, राइट? तो अब मैं उसी को आपको सिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ केटायन या एनायन, यही वाला पढ़ा है आप लोगों ने आज तक। मैं उसके आगे मैंने आज बहुत सेग्रीगेट करके पढ़ाया है। अब मैं आपको इसके आगे का बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने जितना इक्विवेलेंट रेट पढ़ा दिया, इसके बाहर कभी एग्जाम में नहीं आएगा, फॉर श्योर। ठीक है, चलो अब जैसे एक एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन लिखी हुई है। क्या लिखी है? कोई एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए KMnO4 लिखा है, और मान लीजिए इसका एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। और चलो पहले ये लिख लो, फिर बताओ। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस में पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन हो रही है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? वैलेंसी फैक्टर क्या आता है? तो टोटल इंक्रीज इन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इनका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। न्यूट्रल कंडीशन, कौन सी कंडीशन? तो इनकी आती है 3। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 3। और एसिडिक मीडियम में इनका वैलेंसी फैक्टर होता है 5। जैसे मान लीजिए कि H+ आयन, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ये बना MnO2। क्या बना? मतलब रिएक्शन हुई और एसिडिक मीडियम है, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +4। क्यों? अगर मुझे MnO2 = 0 लिखना हो, तो मैं लिखूंगा Mn +2 इंटू ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। तो ये आ गया आपका 0। तो Mn = +4 आएगा कि नहीं? ये -4 बन जाएगा ना। Mn = -4, अरे सॉरी, Mn +-4 = 0। सो Mn = +4 आया समझ में? तो मान लीजिए ये +4 है और इसकी है +7। 7 से 4 कितना है? 3। मान लो OH आयन बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम में, सॉरी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? 3। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 कितना आया? 3। ये समझ में आया कैसे आ रहा है ये 3? रिएक्शन हुई अलग। अरे ये देखो न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में हमने इसका रिएक्शन कराया, तो ये किसमें टूटा? MnO2 में। MnO4 से किसमें टूटा? MnO2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +7 से +4 हो गई ना। तो 1 मोल के लिए हुआ है ये रिएक्शन, 1 मोल की रिएक्शन है, तो 1 मोल में ये +7 से +4 हुआ, तो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो +7 से +4 में कितना चेंज आया? 3 का। 3 का क्या आया? 3 का। तो टोटल चेंज कितने का आया? 3 का। यही उसकी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। लाइक अगर कुछ भी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि KMnO4 और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, किसमें? एसिडिक मीडियम में जो चेंज है ये बना Mn +2। क्या बना? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई और इसकी +7 थी, तो कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? अरे +7 -+5 कितना आएगा? +2 क्या आएगा? 5 आएगा ना। 5 आएगा। तो कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया। तो ये समझ में आया? ये नीचे इसी को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं? सॉरी ये है, लेकिन अलग अलग मीडियम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट
आपको मैं बताऊं, मैं ये रिडॉक्स में भी अलग से पढ़ाता हूँ। रिडॉक्स में मैं पूरा टॉपिक ही है पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर पढ़ाता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैलेंसी फैक्टर है, राइट। एक क्वेश्चन आ गया, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या है ये, तो क्या हो गया 156/1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, और आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सर हाँ बेटा, सर इसका 3 नहीं होगा किसका बेटा सर, इसका KM4 हिल्स एमनो है ना 3, अलग अलग मीडियम। सर जिधर आपने रिएक्शन करवाई है उधर 3 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो 7 था, वहाँ 4 था। ये 5 नहीं लिखा है, 7 और 5, अरे सर ऊपर वाला 4 और 7 3 नहीं लिखा है। सर ये 3 लिखा है। बेटा ये तो क्या, अच्छा मुझे लगा 2 है वो बड़ा सा। चलो इतने बच्चे नहीं बनिए आपके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जल्दी नोट करो बेटा, ये सब तो आप कर लोगे। Done? हंसी आ रही है मुझे सोच के। आपके पास है नहीं, क्या कर सकते हैं? चलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है ये? पोटेशियम एक सेकंड बेटा, एक साथ दो लोगों ने हैंड रेज किया। अरे एक सेकंड रुकिए, एक साथ दो बच्चों ने हैंड रेज किया। एक करके आपको अलाउ करता हूँ। हाँ अंशुल बताओ। अंशुल कुछ बोलना है बेटा? चलो ये कर रहे थे हम लोग, तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 294 अपॉन, देखिए 6, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी 2 का इंक्रीज कैसे है, यहाँ 2 कार्बन है,
हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी ना, ये समझो। यहाँ पर एक कार्बन होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, और यहाँ दूसरा कार्बन भी होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। तो टोटल इंक्रीज देखते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ 2CO2, तो एक की +4 तो दूसरे की भी +4, मतलब आप कह सकते हो कि +6, क्योंकि 2 है ना, से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, तो +8 लिख दूं, तो टोटल चेंज कितने का? 2 का। कितने का? मतलब आप मुझसे लड़ाई कर सकते हो पहले कि सर अभी तो इंक्रीज एक ही हो रहा है, आप 2 बता रहे हो, तो मैं 2 मोल के लिए बता रहा हूँ। कितने मोल के लिए? 2। यहाँ पर आयरन +1 से +2 से +3, तो यहाँ पर कितने का है? तो कहेंगे सर 1 का इंक्रीज है। तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का है? टोटल चेंज कितने का है? 2 नीचे और 1 ऊपर, मतलब टोटल चेंज कितने का है? सॉरी, अच्छा ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट के अंदर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल की 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। 3 तरीके का रिडॉक्स होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, और तीसरा होता है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन, चौथा होता है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा है? जब ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स है, कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है? इंट्रा, एक ही एलिमेंट में, एक ही उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, डिस्प्रपोर्शनेशन, कम प्रपोर्शनेशन। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो +2 से +3 हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन है, रिडॉक्स नहीं है ये। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर +3 से +4 हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन नहीं, इट इज अ सिंपल रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट रिडॉक्स नहीं है, इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अरे सर एक मिनट, वो नीचे वाला नहीं अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाएं। एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, ऐसे तो यही खत्म नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डन? हाँ सर। So the question is Na2S2O3 अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं पूरे एक की बात करूं तो यहाँ पर +2 × +1, और यहाँ पर 3 है ना, 3 × -2, -6 +1, तो एक के लिए क्या आएगा? +2 आएगा कि नहीं? अरे इधर देखो यार, अपने पढ़ने आई हो ना, काहे इधर उधर देख रहे हो? चुप मार के पढ़ो। चलो नीचे सर, पैर में कुछ नहीं, पैर में मत देखो। सर कुछ लग गया था सर, वही देख रहे थे। चलो ये भाई, ठीक है, समझो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, ये -2, इतना -2, तो इसके ऊपर क्या आएगा? +2 +1, तो यहाँ पे कितना आएगा? -1, और ये तो है, ये तो लोन पे ऐसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आएगा -1, तो यहाँ पर आएगा +1। ओवरऑल यहाँ पर देखो तो +2 ++1 +-1,
तो आंसर आएगा +2। कितना आएगा दिखा? एक सल्फर पर कितना है? भी तो था। हाँ तो ये देखो ना, +1 -1 0 नहीं हो गया? नहीं, ऊपर -2 भी तो है। सल्फर की बात कर रहे हैं बेटा, अच्छा। ऑक्सीजन की क्यों बात कर रहे हैं? ये नहीं आ रहा होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, अगला चैप्टर है। मैं यहाँ पढ़ा के वेस्ट नहीं करूँगा अपना टाइम, बस आप जानते रहिए कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, आपने सिखाया है, आता है। तो ये दूसरा चैप्टर है क्या? बेटा रिएक्शन आ गई है, ये है तो रेडॉक्स का पार्ट, लेकिन इक्विवेलेंट वेट है, यहीं पे सीखोगे ना, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम कुछ टॉपिक ऐसे हैं 2-3 जगह पे कॉमन होते हैं, तो वो रिलेट करते हैं, उसमें से एक टॉपिक है। ठीक है, कर लो, आपकी ज़रूरत है। तो 2 है, +2 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? +4। और यहाँ पर देखो कितना है, तो -2 × 6 इज -6 -12। तो यहाँ आएगा +5 × 2 दैट इज +10। तो +2 और +10 इज +12, और +12 और -12 इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया? तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो इसकी ये समझ में आया कि यहाँ पर ये आया है +10 और यहाँ पर ये आया है +4, आया ना? हाँ। कितने का डिफरेंस? 6 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 6 का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात आती है कुछ और। अगर मैं हाँ, अब बात आती है, पता है क्या, ये दो एटम की बात हो रही है, लेकिन हम अब बात करेंगे ये एक एस्पेक्ट होता है। अब हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो ये है, लाइक Na2S2O3, ये फॉर 2 सल्फर इट इज +4, राइट? और यहाँ पर ये कितने सल्फर के लिए है? 4 सल्फर। यहाँ पर विल फॉर्म Na2S4O6। दिस इज फॉर अब देखो, यही से सिखाना था, सिखाने की चीज़ यही पे इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इधर वाली चीज़ के हिसाब से निकालते हैं। किधर वाले के? इधर कितने सल्फर की बात हो रही है? 2 सल्फर की। तो यहाँ पर भी हमारा रिस्पॉन्स 2 सल्फर के लिए होगा। कितने के लिए? 2। जबकि लेकिन आप इधर देख रहे हैं तो इधर 4 सल्फर है। कितना सल्फर है? 4। तो सीन क्या हुआ कि हम इधर बैठी थी सारा, इधर बैठी थी साजिया। तो मैं बैठा डेंटल हिस्टोलॉजी का वो कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा था। मुझे लगा कि मेरा डायग्राम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो हम साजिया से करें, साजिया जरा अपना फिगर दिखाओ। और मेरे सामने शुभम श्रीवास्तव, शुभांगी दुबे ऐसे ऐसे देख रहे हैं हमको। मैं ऐसे कर रहा। तो फिर मैंने कहा ये वाला डायग्राम, हाँ डायग्राम मैम से हम बोल दिए, तुम प्रो। चले ठीक है, अब मेरी बात समझे। ये फॉर 2 सल्फर जब हम बात करते हैं तो जितना इधर होगा उतने के लिए ही पढ़ेंगे, जितने के लिए इधर होगा उतने का ही चेंज देखेंगे। और यहाँ पर कितना है तो कहेंगे सर इधर, अरे यार सुनो बेटा, ठीक है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल, एलिमेंटल लेवल पे जाओगे तो एक ही जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5 और 4 है। तो मतलब हमें पढ़ना सिर्फ 2 के लिए। कितने सल्फर के लिए? 2 सल्फर के लिए। या आप इसको 1/2 लिख सकते थे। तो आंसर कितना आएगा? 2 के लिए कितना आएगा? +5। तो आपका जो आंसर गलत आ रहा था, आपका आंसर पता क्या था? m/6 आता, राइट? आप एग्जाम में बड़े जोश में करके आते कि 6 का चेंज आ रहा है, ये एग्जामिनर काट देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए
दो सल्फर के लिए तो 2 सल्फर के लिए चेंज पढ़ेंगे, तो 2 सल्फर के लिए +4 तो 2 सल्फर के लिए +5। चेंज कितने का आया? तो कहेंगे सर 2 का, 1 का, 1 का। कितने का आया? 1 का। तो जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ना और आप मुझसे आके लड़ाई करेंगे ना कि सावंत मैं तो कर क्या आया, तुमको कोई दिक्कत रही होगी मुझसे इसीलिए तुमने मेरा काट दिया, तो मैं कहूँ नहीं मैं काटता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, तो द आंसर विल बी Na2SO3, राइट, बाय 1। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नोटो नोट करें। सो एक बात समझ में आई कि इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight upon valency factor। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या क्या हो सकता है? अगर ये बेसिसिटी होगा, पढ़ा है ना, अगर एसिड है तो बेसिसिटी उसकी, एसिडिटी है अगर बेस है तो, ठीक है। अगर आप आयन है तो चार्ज के बराबर CHARGE, अगर कोई एलिमेंट है तो वैलेंसी के बराबर, और अगर कोई रिएक्शन है तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि सावंत ने इतनी देर से इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया और लास्ट में एक ही जगह सब कुछ लिखा दिया? याद आया? molecular weight upon basicity, molecular weight upon acidity, molecular weight upon charge, molecular weight upon valency, molecular weight upon total increase or decrease in oxidation state per mole, right? पर मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में मत ले लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया है, राइट? चलें नोट करें। Equivalent weight is equal to volume, equivalent weight of volume is equal to 22.4 upon valency factor, ठीक है। जैसे आपको देखिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है आपको ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपको निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का, इसका और इसका, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ चार्ज ओवर द कैटायन एंड एनायन, सिखाया था ना। तो O2 वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंसी कितनी है? 2। चलें देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन की एलिमेंट है ना, एलिमेंटल फॉर्म, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म है। एक ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? 2, तो 2 ऑक्सीजन की 4, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? 22.4 अपॉन 2, 22.4 अपॉन 4, अरे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। H2 22.4 अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर, इसका आ जाएगा 5.6 लीटर, इसका आ जाएगा 11.2 लीटर। अब बात आगे क्वेश्चन आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, तो कितना आ जाएगा? तो आपको अभी जस्ट किया, ऑक्सीजन की जैसा होगा, इसके जैसा, H2 के जैसा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, क्या होती है? 1, तो 2 क्लोरीन है, तो 22.4 अपॉन 2, जब आप सॉल्व करोगे तो 11.2 लीटर। देखिए किसी भी हैलोजन की वैलेंसी फैक्टर क्या होगी? 2 होगी, ठीक है।